हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है क्या? अब मेरी आवाज आ रही है तो आपकी नहीं आनी चाहिए, चुप रहो। बर्थडे था तो बर्थडे देख ही रहे हो, सेलिब्रेट हुआ गजब का। पूरा ऐसे बदबू सी आ रही है यार। केक केक का बदबू आ रहा है, सही बात है। मेरा फरवरी में आता हूँ, 29 तारीख को, 29 फरवरी। लिखो हेडिंग में, लिखो हेडिंग में सॉल्युबिलिटी ऑर्डर। सॉल्युबिलिटी ऑर्डर। आप सॉल्युबिलिटी पढ़ रहे थे, शॉर्ट ट्रिक पढ़ने वाले थे, इसी शॉर्ट ट्रिक में ही सॉल्युबिलिटी ऑर्डर पढ़ना है। लिखो सॉल्युबिलिटी ऑर्डर। शांति बेटा शांति। सॉल्युबिलिटी ऑर्डर। देखो जैसा भी क्वेश्चन आए सॉल्युबिलिटी का, शांत, जैसा भी क्वेश्चन आए सॉल्युबिलिटी का, तो जो सॉल्युबिलिटी ऑर्डर है, जैसा भी क्वेश्चन आए सॉल्युबिलिटी का, जो अपना सॉल्युबिलिटी का जो ट्रिक है वो हर जगह अप्लाई होगा, हर जगह लगेगा। सॉल्युबिलिटी क्या होता है? तो मैंने आपको बताया था कि अगर आयनिक कंपाउंड को पानी में डाल दिया जाए तो आयनिक कंपाउंड आयंस में टूट जाएगा, और आयंस में टूटने के बाद उसको अगर वाटर चारों तरफ से घेर लेता है, इसी को सॉल्युबिलिटी कहते हैं। यही था सॉल्युबिलिटी में, यह बताया गया था कि आयंस को चारों तरफ से अगर वाटर मॉलिक्यूल घेर ले, इसी को कहते हैं सॉल्युबिलिटी। ठीक है, और मैंने आपको बताया था सॉल्युबिलिटी कब ज्यादा और कब कम होगा, तो उसमें लास्ट स्टेटमेंट लिखा हुआ होगा कि जब साइज डिफरेंस बहुत ज्यादा है केटाइन एनाइन का, साइज डिफरेंस ऑफ केटाइन एनाइन जब ज्यादा है तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी, और साइज डिफरेंस ऑफ केटाइन एनाइन कम है तो सॉल्युबिलिटी कम है। यही हमने लिखा हुआ है, इसी पे सॉल्युबिलिटी ऑर्डर बना हुआ है। सबसे पहले लिखेंगे यहां पे कि मोर साइज डिफरेंस मींस मोर सॉल्युबिलिटी। जितना ज्यादा साइज डिफरेंस होगा, मोर साइज डिफरेंस ऑफ केटाइन एंड एनाइन, केटाइन और एनाइन में जितना ज्यादा साइज डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा सॉल्युबिलिटी होने वाली है। अच्छा, अगर मान लो साइज डिफरेंस कम हो गया, अगर साइज डिफरेंस कम हो गया तो क्या सॉल्युबिलिटी भी कम हो जाएगी? तो लिखो यहां पे लेस डिफरेंस, लेस साइज डिफरेंस। अगर आपका साइज डिफरेंस कम है, लेस साइज डिफरेंस ऑफ केटाइन एंड एनाइन, क्या हो जाएगा? अगर लेस साइज डिफरेंस है तो लेस सॉल्युबिलिटी आ जाएगी। मोर सॉल्युबिलिटी और लेस सॉल्युबिलिटी। मोर सॉल्युबिलिटी तब होगा जब आपके पास मोर साइज डिफरेंस ऑफ केटाइन एंड एनाइन हो, लेस साइज डिफरेंस ऑफ केटाइन एंड एनाइन है तो लेस सॉल्युबिलिटी हो जाएगा। क्लियर? अब देखो, आपको बस साइज डिफरेंस समझना है। अभी मैं एक काम करता हूं, चार्ट बनवाता हूं आपको एक, जिसमें आपको स्मॉल केटाइन कुछ लिखवाता हूं और फिर आपको स्मॉल एनाइन लिखवाऊंगा, फिर लार्ज केटाइन और लार्ज एनाइन लिखवाऊंगा। वो आपको रटना है, अभी प्रैक्टिस में अभी अभी याद हो जाएगा। ठीक है, और फिर मैं सॉल्युबिलिटी के क्वेश्चन में आपको अप्लाई कराता हूं। आ जाओ, सबसे पहले मैंने बनाया, सबसे पहले आप लिखो स्मॉल, सबसे पहले आप लिखो स्मॉल केटाइन। स्मॉल केटाइन कौन कौन है? केटाइन जो साइज छोटा है। तो सबसे पहले आप देखोगे लिथियम, साइज बहुत छोटा है, लिथियम प्लस, है ना। सोडियम प्लस, उसके बाद आ जाएगा आपके पास बेरिलियम +2 का साइज छोटा है, मैग्नीशियम +2 का साइज छोटा है। तो स्मॉल केटाइन का ही आप चार्ट बना लीजिए, और स्मॉल केटाइन में, बेटा बात मत करो, स्मॉल केटाइन में आप जल्दी से चार्ट बना लीजिए। स्मॉल केटाइन में और कौन कौन से आते हैं? एल्युमिनियम +3 एक और आता है स्मॉल केटाइन में। बस अगर मैं इनको छोड़ दूं तो बाद बाकी सारे के सारे लार्ज केटाइन में चले जाएंगे। उसी तरह मैं आपको एक चार्ट बनवा रहा हूं स्मॉल एनाइन का। स्मॉल एनाइन भी बड़ी सिंपल है। ऑक्सीजन OH- भी स्मॉल एनाइन में आता है, O-2 स्मॉल एनाइन में आता है, HS- भी स्मॉल एनाइन में आता है, और S-2 भी स्मॉल एनाइन में आता है।
उसके बाद F माइनस भी स्मॉल एनाइन में आएगा, दैट्स इट। ठीक है, अगर आपके पास कहीं N-3 दिख रहा हो वो भी आपके पास स्मॉल एनाइन में आएगा, वो भी आपके पास स्मॉल एनाइन में आएगा। तो स्मॉल केटाइन के आपने चार्ट बना लिए, स्मॉल एनाइन में आपने चार्ट बना लिया। उसी तरह मैं लार्ज केटाइन आपको लिखवा रहा हूं, लार्ज केटाइन का चार्ट बना लीजिए और फिर लार्ज एनाइन का चार्ट बना लीजिए। लार्ज केटाइन का चार्ट बनाइए और लार्ज एनाइन का चार्ट बनाइए। लार्ज केटाइन में क्या होगा, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बैरियम, ये जितने भी केटाइन हैं थर्ड पीरियड ऑनवर्ड ये सब लार्ज में आ जाते हैं। एनाइन में तो सिंपल है, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस, SO4 माइनस 2, CO3 माइनस 2, PO4 माइनस 2 माइनस 3, ये जितने भी हैं ये आप बना सकते हो। HSO4 माइनस है ना, उसके बाद आप बना लो ClO4 माइनस, ClO3 माइनस, NO2 माइनस, NO3 माइनस, ये जितने भी बड़े बड़े कंपाउंड ये हैं ये सारे के सारे क्या हैं, लार्ज एनाइन है। आपको ये चार्ट बनाना होगा और चार्ट बना के आपको क्वेश्चन में जब अप्लाई करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा इसका इंपॉर्टेंस। स्मॉल अगर केटाइन है आपके पास तो ये पांचों स्मॉल केटाइन को देखो ध्यान से, अगर तो सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड तक, सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड वाले क्या स्मॉल में आ रहे हैं, थर्ड पीरियड से नीचे वाले लार्ज में आ गए। सिमिलरली एनाइन में भी आप देखोगे सेकेंड और थर्ड पीरियड वाले ही है, उससे ज्यादा बड़े वाले लार्ज में आ गए। एक बस एक्सेप्शन है, थर्ड पीरियड का होने के बावजूद क्या है, ये लार्ज में है, बस एक एक्सेप्शन है, इसके अलावा और कोई एक्सेप्शन नहीं है। Cl माइनस थर्ड पीरियड का होने के बावजूद वो लार्ज में आ जाता है, बाकी जितने भी सेकेंड और थर्ड पीरियड वाले हैं सारे स्मॉल हैं। अब बोर्ड पे देखो मैंने लिखा हुआ है साइज डिफरेंस ज्यादा है तो सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, और साइज डिफरेंस कम है तो सॉल्युबिलिटी भी कम है। तो अगर स्मॉल केटाइन है तो कौन से एनाइन के साथ सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगा, लार्ज। अगर एक छोटा आ जाए तो दूसरा बड़ा होगा, तभी तो साइज डिफरेंस बड़ा हो गया। उसी तरह अगर स्मॉल एनाइन है तो किसके साथ ज्यादा सॉल्युबल होगा, लार्ज के साथ। अगर मैं बोलूं लार्ज केटाइन है तो एनाइन को छोटा होना पड़ेगा, अगर मैं बोलूं लार्ज एनाइन है तो केटाइन को छोटा होना पड़ेगा, तभी तो जाके ज्यादा साइज डिफरेंस आएगा। साइज डिफरेंस तभी ज्यादा आएगा जब केटाइन और एनाइन में डिफरेंस आ जाए। तो मैं लिखता हूं यहां पे स्मॉल केटाइन विल बी मोर सॉल्युबल विथ, किसके साथ, किसके साथ, जिसके साथ साइज डिफरेंस ज्यादा आ जाए, मोर सॉल्युबल विथ लार्ज एनाइन। स्मॉल केटाइन विल बी मोर सॉल्युबल विथ लार्ज एनाइन। बोलो क्लियर है। अच्छा, लार्ज केटाइन किसके साथ सॉल्युबल होगा, लार्ज केटाइन विल बी सॉल्युबल विथ स्मॉल एनाइन। उसी तरह आपके पास दिया है स्मॉल एनाइन अगर कहीं है तो वो किसके साथ सॉल्युबल होगा, विल बी सॉल्युबल विथ लार्ज केटाइन। और अगर आपके साथ कहीं लार्ज एनाइन है तो वो किसके साथ सॉल्युबल होगा, स्मॉल केटाइन के साथ, विल बी सॉल्युबल विथ स्मॉल केटाइन। क्लियर है। सिंपल है कि अगर एक छोटा है तो दूसरे को बड़ा होना पड़ेगा, तभी तो साइज का डिफरेंस ज्यादा होगा। साइज का डिफरेंस कहां ज्यादा होगा, अगर केटाइन छोटा है तो एनाइन को बड़ा कर दो, अगर एनाइन छोटा है तो केटाइन को बड़ा कर दो, सिंपल है। कोई एक छोटा है दूसरे को बड़ा कर दो, साइज डिफरेंस बड़ा हो जाएगा, और साइज डिफरेंस बड़ा हो गया तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, और साइज डिफरेंस अगर कम है तो सॉल्युबल नहीं होगा। आप ऐसे भी सोच के देखो, केटाइन और एनाइन का ऑलमोस्ट सिमिलर साइज है, मान लो दोनों छोटे साइज हैं, तो दोनों का साइज अगर सेम है तो दोनों में अट्रैक्शन भी ज्यादा होगा, दोनों में अट्रैक्शन भी ज्यादा होगा। लेकिन अगर साइज छोटा और एक बहुत बड़ा है तो इनमें अट्रैक्शन नहीं हो पाएगा उतने अच्छे से। तो सिमिलर साइज वाले ज्यादा अच्छा अट्रैक्शन करते हैं, और अट्रैक्शन ज्यादा है
तो बॉन्ड नहीं टूटेगा, अब बॉन्ड नहीं टूटेगा तो सॉल्युबल नहीं होगा। उसी तरह अगर मान लो एक छोटा एक बड़ा है तो इनमें अट्रैक्शन उतना ज्यादा नहीं है, अगर नहीं है तो कम कम मतलब वीक हो गया, अट्रैक्शन कम है तो वीक हो गया, वीक हो गया तो आसानी से टूटेगा, आसानी से टूटेगा तो सॉल्युबल हो जाएगा। आपको बस ये ध्यान रखना है कि अगर केटाइन छोटा है तो एनाइन को बड़ा होना पड़ेगा, एनाइन छोटा है तो केटाइन को बड़ा होना पड़ेगा। एक बड़ा और एक छोटा होगा, साइज डिफरेंस बढ़ गया तभी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा, और केसेस में नहीं बढ़ेगा। लिखो फटाफट से, फिर क्वेश्चंस लिखेंगे बहुत सारे। इसको अप्लाई जब करेंगे ना तो ये बहुत काम की ट्रिक है। कुछ सॉल्युबिलिटी हम यहां पढ़ लेंगे और कुछ सॉल्युबिलिटी आपको आएगा फजांस रूल अगले टॉपिक में। लिखो पहला क्वेश्चन, जितना ज्यादा साइज डिफरेंस उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी। लिखो अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी। क्वेश्चन साथ साथ में नोट डाउन करो। अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी के ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। अरेंज इन द ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी। देखो सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है LiF, LiCl, LiBr, LiI। फिर है LiF, NaF, KF, RBF, CSF। दो क्वेश्चन आ गया। उसी तरह NaF, NaCl, NaBr, NaI। फिर आपको बताना है NaF, फिर आ जाओ आप KF, KCl, KBr और KI। RBF, RBCl, RBBr और RBI। सीजियम फ्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, सीजियम ब्रोमाइड और सीजियम आयोडाइड। लिथियम बाइसल्फेट, बाइसल्फाइड, फिर सोडियम NaHSO4, KHSO4, RbHSO4, CHSO4, Li2SO4, Na2SO4, K2SO4, Rb2SO4, CH2। चलो बोर्ड पे देखो सब लोग, बोर्ड पे देखो। देखो सबसे पहला क्वेश्चन, इसमें कौन सा चीज कॉमन है? लिथियम कॉमन है। अब लिथियम स्मॉल में था या लार्ज में था? स्मॉल में था। तो अगर कीटाइन स्मॉल है तो किसके साथ सॉल्युबल होगा? बड़े वाले एनाइन के साथ। तो बड़ा एनाइन कहां है? F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस। तो बड़े वाले एनाइन के साथ सॉल्युबल होगा। आंसर बहुत ज्यादा सोचना नहीं है, सिंपल। देखो कॉमन क्या है, तो मुझे दिख गया लिथियम कॉमन है। लिथियम क्या होता है? स्मॉल कीटाइन। और स्मॉल कीटाइन किसके साथ सॉल्युबल है? लार्ज एनाइन के साथ। आंसर आ गया। अब सेकंड क्वेश्चन में सेम अप्लाई करो। कॉमन क्या है? F माइनस स्मॉल है लार्ज है? स्मॉल है। स्मॉल एनाइन है तो किसके साथ सॉल्युबल होगा? लार्ज कीटाइन। अब इसमें से लार्ज कीटाइन कौन है? डाउन द ग्रुप लार्ज हो जाता है। हो गया सॉल्युबल। तीसरे वाले क्वेश्चन को करो। कॉमन क्या है? सोडियम है। सोडियम में स्मॉल है कि लार्ज है? स्मॉल कीटाइन है। स्मॉल कीटाइन किसके साथ सॉल्युबल होगा? लार्ज एनाइन के साथ सॉल्युबल हो जाता है, और बाकी कम होते चला जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमन क्या है? पोटेशियम स्मॉल है लार्ज है? लार्ज। थर्ड पीरियड के नीचे वाले लार्ज हो गए। अगर लार्ज है तो किसके साथ सॉल्युबल होगा? स्मॉल के साथ। तो यहां पे सॉल्युबिलिटी की ऑर्डर रिवर्स हो गई। जैसे नीचे आ जाओ, स्मॉल है लार्ज है? लार्ज केटाइन है, लार्ज केटाइन किसके साथ सॉल्युबल होगा? स्मॉल एनायन के साथ। यहां पे कौन से कॉमन है? लार्ज केटाइन, लार्ज केटाइन है ना, तो स्मॉल एनायन के साथ सॉल्युबल होगा। यहां बताना कौन सा कॉमन है? HSO4 माइनस लार्ज है ना, तो अगर लार्ज है तो स्मॉल के साथ सॉल्युबल होगा, तो लार्ज है तो बेटा आपके साथ है स्मॉल के साथ सॉल्युबल आएगा। इस वाले में कॉमन क्या है? लार्ज है स्मॉल? स्मॉल है। लार्ज है, लार्ज सॉल्युबल, लार्ज है तो लार्ज किसके साथ सॉल्युबल होगा? स्मॉल केटाइन के साथ। बहुत ज्यादा दिमाग नहीं रहा, दिस ट्रिक वर्क्स एवरीवेयर। एक आध जगह आपको लगेगा कि सर ये फेल हो रहा है, बट मेरे पास लेके आइएगा, वर्क करता है, हर जगह वर्क करता है। सॉल्युबिलिटी का हर क्वेश्चन होगा, और एक क्वेश्चन आता है बेटा, लास्ट ईयर भी आया मैच द कॉलम में। एक क्वेश्चन सॉल्युबिलिटी फिक्स है एवरी ईयर, चाहे वो सीधा क्वेश्चन बन के आ जाए तो 4 नंबर मिल जाएंगे। कई बार क्वेश्चन ना बन के ऑप्शन बन के आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर। तो उसमें एक मेटालिक रेडियस दे देगा, एक सॉल्युबिलिटी दे देगा, एक लैटिस एनर्जी दे देगा, एक हाइड्रेशन एनर्जी दे देगा। तो एक ऑप्शन बन के सॉल्युबिलिटी में हर साल आता है, एवरी ईयर, और ये ट्रिक हर जगह लगता है। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर देना। कॉमन क्या है? कॉमन क्या है? Br माइनस है, स्मॉल एनायन है, लार्ज एनायन है? लार्ज एनायन है तो किसके साथ सॉल्युबल होगा? बस। कॉमन क्या है इसमें? लार्ज है स्मॉल है? लार्ज है तो किसके साथ सॉल्युबल होगा? स्मॉल के साथ सॉल्युबल होगा। आप अगर देखो तो मैंने फ्लोराइड ले लिया, ब्रोमाइड ले लिया, आयोडाइड ले लिया, क्लोराइड नहीं लिया, एक्सेप्शन है। ठीक है, लास्ट में चारों एक्सेप्शन एक साथ लिखाएंगे। ठीक है, और भी अभी और है। बोलो किस किस वाले में? इसमें आ रहा हूं, आ रहा हूं, एक साथ चारों लास्ट में लिखाऊंगा। ये वाला क्वेश्चन करो, LiOH, NaOH, KOH, RbOH, CSOH, Li2O, Na2O, K2O, Rb2O और CS2। देखो इस वाले क्वेश्चन के लिए सुन लो, इस वाले क्वेश्चन में लगता है लोगों को कि सर ऑक्साइड बनता है, फिर पेरोक्साइड बनता है, फिर सुपर ऑक्साइड बनता है। इस ब्लॉक में पढ़ते थे हम, है ना, कि लिथियम का ऑक्साइड बनेगा, सोडियम का पेरोक्साइड है, बाकी का सुपर ऑक्साइड बनता है। ये सही है, बट इसका ऑक्साइड भी बनता है ना। एक टीचर थे, उन्होंने लेके आ गए कि सर ये ऑक्साइड कब बनता है। बता देता हूं, जब मेटल को लिक्विड अमोनिया में डिसॉल्व करके ऑक्सीजन से रिएक्शन कराओगे तो ऑक्साइड बनता है। हर बार ऑक्साइड बन सकता है, लेकिन जनरल अगर मान लो लिक्विड अमोनिया में डिसॉल्व नहीं किया तो क्या बनेगा? ऑक्साइड, पेरोक्साइड,
सुपर ऑक्साइड। लेकिन अगर हम लिक्विड अमोनिया में डिसॉल्व करके इसको अगर रिएक्शन कराते हैं तो फिर सिंपली सबका ऑक्साइड बन जाता है, सिंपल। तो लिख लीजिए, मतलब आपको कोई चैलेंज करे कि नहीं बन सकता, बनता है। आपको नहीं समझना है वो ऑक्साइड और लिक्विड अमोनिया वाला, आपको बस समझना है कि बनता है। चलो अभी इस दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इन दोनों क्वेश्चन में देखो कॉमन क्या है, OH माइनस है क्या? OH माइनस स्मॉल है लार्ज है? तो किसके साथ सॉल्युबल होगा? लार्ज के साथ सॉल्युबल होगा। जैसे इस वाले में आओ, कॉमन क्या है? O-2 है क्या? कॉमन O-2 स्मॉल है कि लार्ज है? स्मॉल है, तो किसके साथ सॉल्युबल होगा? लार्ज। लिखो। देखो इस वाले क्वेश्चन में कॉमन क्या है? NO3 माइनस कॉमन है क्या? NO3 माइनस कॉमन है। लार्ज है कि स्मॉल? लार्ज एनाइन है, किसके साथ सॉल्युबल होगा? स्मॉल के साथ सॉल्युबल हो जाएगा। तो स्मॉल केटाइन सबसे छोटा यहां है, तो सॉल्युबिलिटी उसकी ज्यादा है। और जैसे जैसे केटाइन बढ़ रहा है सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। उसके नीचे वाले में कॉमन क्या है? ClO4 माइनस स्मॉल है कि लार्ज है? लार्ज है। लार्ज है तो किसके साथ सॉल्युबल होगा? स्मॉल के साथ। इस वाले में क्या कॉमन है? बेरिलियम +2। बेरिलियम +2 स्मॉल केटाइन है लार्ज केटाइन है? स्मॉल केटाइन है तो किसके साथ सॉल्युबल होगा? लार्ज के साथ। इस वाले में देखो कॉमन कौन है? F माइनस। F माइनस स्मॉल एनाइन है लार्ज एनाइन है? स्मॉल एनाइन है तो किसके साथ सॉल्युबल होगा? लार्ज केटाइन के साथ। नीचे वाले में देखो, नीचे वाले में देखो Cl माइनस स्मॉल है कि लार्ज है? ये लार्ज में आता है। Cl माइनस कहां आता है? लार्ज में। किसके साथ सॉल्युबल हो जाएगा? स्मॉल के साथ। नीचे वाले में Br माइनस है, लार्ज होता है कि स्मॉल? किसके साथ सॉल्युबल होगा? स्मॉल के साथ। यहां पे देखो I माइनस कॉमन है,
लार्ज है क्या, स्मॉल के साथ सॉल्युबल हो जाएगा। NO3 माइनस, स्मॉल है लार्ज है तो स्मॉल के साथ सॉल्युबल हो जाएगा। SO4 माइनस 2, स्मॉल है लार्ज है, लार्ज है तो स्मॉल के साथ सॉल्युबल हो जाएगा। सिंपल है, दैट्स द ट्रिक। अदरवाइज अगर ये ट्रिक नहीं पता है तो आप हजान्स रूल और पता नहीं क्या क्या थेसिस लगाते रहिए, गलत हो जाएगा। सिंपल ट्रिक लगे सॉल्व हो जाएगा। अब इस ट्रिक के दो एक्सेप्शन है, वो एक्सेप्शन अपन अलग से ध्यान रखेंगे। ICBC नाम का एक एक्सेप्शन है और एक फजांस रूल वाला एक्सेप्शन है, दोनों पढ़ेंगे अभी। लिखो फटाफट से। पूरा ही गंदा हो गया यार क्लास। इसके बाद किसकी क्लास है आपकी, बायो की? यही है, इनऑर्गेनिक को 2 ही मिलता आज। क्यों? वही लग रहा है यार, 2 क्लास में तो क्या ही होगा। ऑर्गेनिक चला जाएगा आपको दिवाली के 10 दिन 20 दिन बाद तक, मतलब दिवाली के 1 महीने तक खत्म हो जाएगा। बस GOC तो खत्म करना है, वहां पे आइसोमेरिज्म खत्म हो गया, GOC स्टार्ट होगा। GOC के बाद ऑर्गेनिक फिर बचता नहीं कुछ। GOC के बाद हाइड्रोकार्बन के बाद रिएक्शन है। हो गया? हो गया नहीं हुआ? हो गया ना? लिखो एक्सेप्शन ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑर्डर। 2 तरह के एक्सेप्शन है, दोनों पढ़ने हैं। पहला एक्सेप्शन मैं बता रहा हूं, एक्सेप्शन ऑफ सॉल्युबिलिटी। एक्सेप्शन ऑफ सॉल्युबिलिटी, जब आप सॉल्युबिलिटी का एक्सेप्शन खोजोगे एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, आउट ऑफ एनसीईआरटी थोड़ी आता है एग्जाम में। ये सब पी ब्लॉक में दिए हुए हैं और पी ब्लॉक के चीजों को यहां पढ़ना है अपने को। तुम फोन पे काहे बात कर रहे हो क्लास में? चलो, एक्सेप्शन ऑफ सॉल्युबिलिटी में आपके पास याद रखने के लिए मैं एक ट्रिक बना देता हूं यहां पे। एक्सेप्शन क्या है? आईसीबीसी, आईसीबीसी ऑफ अल्कली मेटल। अल्कली मेटल के जो आईसीबीसी हैं उनका जो सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर है वो बेटा आपके पास अलग हो जाता है। क्या मतलब आया? आईसीबीसी का मतलब होता है आयोडाइड ऑफ अल्कली मेटल, ये क्या हो जाएगा? अलग ऑर्डर है। Cl का मतलब क्लोराइड ऑफ अल्कली मेटल, इसका ऑर्डर अलग हो जाएगा। B का मतलब बाइकार्बोनेट ऑफ अल्कली मेटल, इसका ऑर्डर अलग हो जाएगा। और C का मतलब कार्बोनेट ऑफ अल्कली मेटल, इसका ऑर्डर आपके पास अलग हो जाएगा। तो ये जो ऑर्डर्स हैं आईसीबीसी ऑफ अल्कली मेटल, जैसे आपको ये दिख जाए आपको सतर्क हो जाना है, क्योंकि एक्सेप्शनल ऑर्डर्स है। जैसे मान लो आपके पास लिखा जाए लिथियम आयोडाइड, अल्कली मेटल मतलब ग्रुप 1 ही होना चाहिए, फिर ग्रुप 1 का सोडियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, रुबिडियम आयोडाइड, सीजियम आयोडाइड, एक तो ये है। क्लोराइड में आपके पास आ जाएगा LiCl, NaCl, KCl, RbCl और फिर CSCl। उसी तरह बाइकार्बोनेट में होता है लिथियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, फिर रुबिडियम बाइकार्बोनेट और सीजियम बाइकार्बोनेट। कार्बोनेट की बात करें तो CO3-2 होता है, इसलिए Li2CO3, Na2CO3, K2CO3, Rb2CO3 और फिर आपके पास हो जाता है CS2CO3, है ना? अब देखो इसका ऑर्डर जो आता है वो एक्सेप्शनल आता है।
आईसीबीसी का जो ऑर्डर आता है, एक ऑर्डर हमने शायद यहां पे लिखा हुआ था, यही वाला ऑर्डर लिखा था क्या, उस पर स्टार लगाया था, ठीक है, इसीलिए लगाया था आपके पास। देखो इसका जो ऑर्डर आता है रटना है, इसका जो ऑर्डर आता है वो रटना है। एक्सपेक्टेड तो आपके पास यही होगा, एक्सपेक्टेड तो ये आंसर आना चाहिए था, बट आपके पास देखो इसका ऑर्डर जो आता है वो आता है एनएआई का ज्यादा हो जाता है एज कंपेयर टू एलआईआई, और फिर आपके पास आ जाता है के आई आरबीआई। एक्सेप्शन है, पूछोगे क्यों, याद करना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर है, कांट से एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर याद ही करना पड़ेगा। जैसे क्लोराइड वाला है उसमें हो जाता है लिथियम क्लोराइड, फिर आ जाता है आपके पास सीजियम क्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, रुबिडियम क्लोराइड, और फिर आ जाता है आपके पास सोडियम क्लोराइड NaCl, और फाइनली आपके पास KCl सबसे लास्ट में। दिस इज द एक्चुअल ऑर्डर। क्यों आता है फर्स्ट वाले में, सीजियम सबसे लास्ट में आ जाएगा। लिथियम कार्बोनेट सोडियम कार्बोनेट का ऑर्डर ये आता है, और लिथियम बाई कार्बोनेट का जो ऑर्डर है ये आता है, उल्टा आ जाता है, एकदम एग्जैक्टली उल्टा आ जाता है। तो दिस इज योर आईसीबीसी का एक्सेप्शनल ऑर्डर। ये चारों एक्सेप्शनल ऑर्डर याद करने होंगे, और दो बार सॉल्युबिलिटी में ये दोनों ऑर्डर रिपीट हो चुका है। मतलब 4 साल ये क्वेश्चन केवल इस पे और इस पे आया है, ऑल्टरनेट ईयर्स पे। एक साल कार्बोनेट पूछा, अगले साल बाई कार्बोनेट, फिर कार्बोनेट पूछा, फिर बाई कार्बोनेट पूछा, फिर उसके बाद क्लोराइड आयोडाइड। तो मतलब कोई ना कोई एक ऑर्डर जो यहाँ पे लिखा हुआ उसमें से एक तो आएगा आपके पास। अब वो सीधा क्वेश्चन आए या एक्सेप्शन में करके आएगा जब, ठीक है। तो लिख लीजिए आप लोग इसको, आईसीबीसी एक्सेप्शन ऑफ सॉल्युबिलिटी। जब आप ये लिख लेंगे उसके बाद एक और एक्सेप्शन होता है, एक और एक्सेप्शन होता है, वो यहां लिखता हूं मैं, छोटा सा एक्सेप्शन। इन 4 एलिमेंट्स का जो क्लोराइड होता है उसका भी एक्सेप्शनल ऑर्डर है। देखो एक्सेप्शनल ऑर्डर फटाफट से लिखो, क्वेश्चन लिखता हूं पहले तो। PbF2, PbCl2, PbBr2 और PbI2। पहला ये आ गया BeF2, BeCl2, BeBr2, और फिर आ जाएगा आपके पास BeI2। फिर आ जाइए AgF, AgCl, AgBr, AgI, Hg2F2, Hg2Cl2, Hg2Br2 और Hg2I2। इनका ये 4 एक्सेप्शन है, आपको एक्सेप्शन नंबर 1, एक्सेप्शन नंबर 2 याद करना है। क्यों आता है, कैसे आता है, प्लीज डोंट आस्क, एक्सपेरिमेंटल ऑर्डर है। जी हाँ,
याद कर लेना है, ज्यादा इसकी थेसिस में नहीं पढ़ना है, ठीक है। आप देखोगे तो इन सब का फ्लोराइड है, इन सब का देखो तो आपके पास ये हैलाइड है, हैलाइड ऑफ दीज एलिमेंट्स, हैलाइड ऑफ दीज एलिमेंट्स, इनका एक्सेप्शनल ऑर्डर है और सब डिक्रीजिंग में, एफ से लेके आई तक डिक्रीज कर रहा है। हैलाइड ऑफ दीज 4 एलिमेंट्स एफ से लेके आई तक डिक्रीज ही कर रहा है इन 4 एलिमेंट्स का, ठीक है। हैलाइड ऑलवेज डिक्रीज करेगा, एफ का ज्यादा होगा सीएल का, फिर बीआर का, फिर आई, ठीक है। दिस हैज बीन आस्क्ड 2021 में, दिस हैज बीन आस्क्ड 2021 में, और 4 नंबर के लिए पूछा गया था। सीधा ऑर्डर था एचजी का, हैलाइड का ऑर्डर बता दीजिए, 4 ऑर्डर उल्टा उल्टा लिखा हुआ था, और ये सीधा क्लिक मारता है एग्जाम में कि अच्छा ये एक्सेप्शन था, एचजी का हाईलाइट एफ से लेके आई तक डिक्रीज करता है। बस ये 2 एक्सेप्शन है, फटाफट से लिखिए और हेडिंग डालिए फजान्स रूल। फजान्स रूल, फजान्स रूल। फजान्स रूल लिख लिया आपने? तुम्हारी फ्राइडे को भी क्लास लगी है क्या 15 अगस्त के बाद? मैं क्यों लूंगा भाई, मैं तो नहीं हूं, मेरा मतलब मैं हूं लेकिन मैं यहां नहीं हूं। कहां है तुम्हें? क्या मैं एड्रेस जियो लोकेशन चाहिए तुम्हें? मैं यहां नहीं हूं, मैं ऑनलाइन में पढ़ा रहा हूं। ऑर्गेनिक भाई तो कोई सब्जेक्ट तो बराबर ही है, मैं करवा लूंगा, करवा लूंगा, करवा लूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 14, आप लोग घर जा रहे हो नहीं जा रहे हो? नहीं ना? अगर आप घर नहीं गए तो इसके बाद हमेशा घर जाओगे, क्योंकि पटना में कुछ नहीं खुला होगा, मैं बता देता हूँ, नथिंग। आपके मेस वर्कर भी घर जा रहे होंगे, भले पहले से बोलेंगे कि हाँ है मिल जाएगा मिल जाएगा, कुछ नहीं मिलने वाला। नो एनी मेस में खाने में कुछ नहीं मिलेगा, पूरा ऐसा वीरान पड़ जाएगा ना, आपको लगेगा पता नहीं हुआ क्या पटना को, ठीक है। तो एक बार ऐसे ही फंसा था, कुछ बच्चे ऐसे ही फंसे थे, उसके बाद हर छुट्टी में घर गए वो, क्योंकि आप लगातार 2-3 दिन अगर मैगी ही खाएंगे, मैगी लेके रख लीजिएगा भाई थे, अगर नहीं जा रहे तो, ठीक है। और बिग बास्केट बंद रहेगा, सब बंद हो जाता है, मतलब आप, हाँ डिलीवरी खुला रहेगा, स्विगी जोमेटो में, वो भी 3 स्टार वाले रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो ध्यान से, स्विगी वगैरह से ऑर्डर करते हो आप लोग? आप लोग ऑर्डर करते हो पक्का? मुझे नहीं लगता तुम लोग ऑर्डर, ऐसे शक्ल तुम लोगों की बता रही है, तुम खूब खाते पीते हो एकदम मस्त बाहर के, नहीं? चलो चलो चलो, हाँ ये सेम ही लगता है स्विगी वाला, एकदम बढ़िया। टी शर्ट तो तुम्हारी खूब क्वालिटी की है यार, है ना? एकदम स्विगी वाला लगता है मस्त, उसमें भी यहाँ बॉर्डर है, यहाँ भी इसमें भी बॉर्डर है पूरा, नहीं? हम लोगों के लिए नहीं होता ये सब। चलो लिखो फाजान्स रूल। देखिए देखिए देखिए, सुनो सुनो, एक और साइंटिस्ट हैं जिनका एक कारनामा है, उनको पढ़ लेते हैं, ठीक है। हर साइंटिस्ट ने कुछ कुछ किया हुआ है और वही तो पढ़ना होता है केमिस्ट्री में। फाजान्स रूल पढ़ेंगे, ध्यान से देखो।
मैंने आपको हेनी स्मिथ इक्वेशन पढ़ाया था, हेनी स्मिथ इक्वेशन पढ़ाया था ना, 16 इंटू डेल्टा एन प्लस 3.5 डेल्टा एन के स्क्वायर पढ़ाया था ना, और जो बताया था आयनिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एन। अगर किसी क्वेश्चन में आ जाए कंपेयर आयनिक कैरेक्टर, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस निकालो, और आपका जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस उतना ज्यादा आयनिक कैरेक्टर, यही पढ़ा था हमने। तो आपने वहां पे क्या निकाला था हेनी स्मिथ इक्वेशन में? आयनिक कैरेक्टर, है ना। कोई आपके पास कोवलेंट बॉन्ड था, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के बेसिस पे आपने आयनिक कैरेक्टर निकाल लिया। तो कोवलेंट बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर कौन बताता है? हेनी स्मिथ, हेनी स्मिथ इक्वेशन से। लेकिन अगर मान लो मैं आपको आयनिक कंपाउंड दूं और बोलो इसमें कोवलेंट कैरेक्टर बताओ, तो वो फजांस रूल बताता है। कोवलेंट बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर, हेनी स्मिथ इक्वेशन। आयनिक बॉन्ड में कोवलेंट कैरेक्टर, फजांस रूल। लेकिन आप देखो वहां पे जो है ना पूरा वैल्यू निकल रहा था, है ना, 40%, 30%, 60%, 70% पूरा वैल्यू आ रहा था। बट फजांस रूल में कोई वैल्यू नहीं आएगा। फजांस रूल में एक ऑर्डर दे दिया जाएगा, इसका ज्यादा इसका कम है। इट इज अ क्वालिटेटिव वैल्यू, इट इज नॉट अ क्वांटिटेटिव वैल्यू। क्वांटिटी नहीं बताता, एक क्वालिटेटिव ऑर्डर आपको बता देगा। क्वांटिटी वाइज नहीं बताएगा 10% कोवलेंट है, 20% कोवलेंट है, 80% कोवलेंट है, ये नहीं बता देगा। ये जरूर बता देगा कि ज्यादा है कि कम है, ऑर्डर बता देगा, बट वैल्यू नहीं बताएगा। अब देखो ध्यान से, फजांस रूल में लिखो सबसे पहले कि हेनी स्मिथ इक्वेशन, हेनी स्मिथ इक्वेशन ये क्या बताता था? आयनिक कैरेक्टर इन कोवलेंट बॉन्ड, आयोनिक कैरेक्टर इन कोवैलेंट बॉन्ड। आपके पास कोवलेंट बॉन्ड दे दिया गया, डेल्टा ईएन निकाला और डेल्टा ईएन को फॉर्मूले में रखा, और आपके पास परसेंट आयनिक कैरेक्टर आ जाएगा, आयनिक कैरेक्टर इन कोवलेंट बॉन्ड। जो आपका फजांस रूल है, ये फजांस रूल हेल्प्स टू आइडेंटिफाई कोवैलेंट कैरेक्टर इन आयनिक बॉन्ड। फजांस रूल क्या बताता है? कोवैलेंट कैरेक्टर इन आयोनिक बॉन्ड, इन कोवैलेंट कैरेक्टर इन आयोनिक बॉन्ड। अब ध्यान से देखो, जो आपका 16 इंटू डेल्टा एन प्लस 3.5 डेल्टा एन का स्क्वायर है, लिख लो, परसेंट आयोनिक कैरेक्टर इज इक्वल टू 16 इंटू डेल्टा एन प्लस 3.5 इंटू डेल्टा एन का स्क्वायर। यहीं से आप निकाल पाते हो परसेंट आयनिक कैरेक्टर। अच्छा, तो दिख रहा है कि इस फॉर्मूले में वैल्यू निकल आएगी। तो हेनी स्मिथ इक्वेशन क्या होता है? इट इज अ क्वांटिटेटिव कैलकुलेशन। हेनी स्मिथ इक्वेशन क्या करता है? इट इज अ क्वांटिटेटिव कैलकुलेशन। मतलब क्वांटिटेटिव कैलकुलेशन का मतलब ये एक वैल्यू बता देगा। फजांस रूल में ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। फजांस रूल में कोई फॉर्मूला नहीं है कि आपने रखा और आप वैल्यू निकल आएगा। फजांस रूल बताता है क्वालिटेटिव कैलकुलेशन। कौन है भाई? इतना गंदा रिंगटोन कौन रखता है? हे भगवान। तो एक है क्वांटिटेटिव कैलकुलेशन और एक है क्वालिटेटिव कैलकुलेशन। क्वांटिटेटिव का मतलब होता है वैल्यू आएगा, क्वालिटेटिव का मतलब आता है ऑर्डर आएगा, नॉट वैल्यू। ठीक है, दिस विल गिव वैल्यू। हेनी स्मिथ इक्वेशन में दिस विल गिव वैल्यू, ये बेटा आपके पास वैल्यू निकाल के आएगा। एंड दिस विल गिव ऑर्डर। फजांस रूल में आ जाएगा दिस विल गिव ऑर्डर। सिंपल आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर ये निकाल के दे देगा। दिस विल गिव ऑर्डर। अब आ जाइए फजांस रूल में कैसे आप ऑर्डर निकालेंगे। तो हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी कि हर बॉन्ड ट्रू बॉन्ड कोई भी नहीं होता। दुनिया का हर बॉन्ड कुछ ना कुछ उसमें आयनिक है, कुछ ना कुछ कोवलेंट है। ठीक है, हर बॉन्ड में सम परसेंट ऑफ आयनिक कैरेक्टर होता है एंड सम परसेंट ऑफ कोवलेंट कैरेक्टर होता है। ठीक है, लिखो यहां पे, neither a bond is 100% ionic nor a bond is 100% covalent. Neither a bond is 100% ionic, 100% ionic bond नहीं होता, nor a bond is 100% covalent. एक बॉन्ड 100% आयनिक नहीं होता और एक बॉन्ड, neither a bond is 100% covalent. Neither a bond is 100% ionic nor a bond is 100% covalent. कोई भी बॉन्ड 100% आयनिक और 100% कोवलेंट नहीं होता।
कुछ ना कुछ परसेंट ऑफ आयनिक कैरेक्टर और कुछ ना कुछ परसेंट ऑफ कोवलेंट कैरेक्टर हर बॉन्ड के अंदर होता है. देयर मस्ट बी सम परसेंट ऑफ आयनिक, वहां पे कुछ ना कुछ आयोनिक कैरेक्टर आता ही आता है, एंड सम परसेंट ऑफ कोवलेंट. कुछ ना कुछ आयोनिक परसेंटेज तो आता ही है और कुछ ना कुछ कोवलेंट कैरेक्टर भी आता ही है. सम परसेंट आयनिक कैरेक्टर एंड सम परसेंट कोवलेंट कैरेक्टर इन ईच बॉन्ड. some percent ionic character and some percent covalent character हर बॉन्ड में आता ही आता है. some percent ionic character and some percent covalent character हर बॉन्ड में आना ही आना है. हैनी स्मिथ इक्वेशन को फाजान्स रूल. अभी तक आपको यह समझ आया कि जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं फाजान्स रूल, वो कोवेलेंट कैरेक्टर का ऑर्डर देगा. कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है या कम है बस ये बताएगा. इट विल नॉट गिव यू कि 40% कोवलेंट है, 50% कोवलेंट है, 10% है, 90% है, ये नहीं बताएगा. वैल्यू नहीं बता रहा. इट इज अ क्वालिटेटिव कैलकुलेशन. वो बस बता देगा ऑर्डर में कि इंक्रीजिंग ऑर्डर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर एंड सो ऑन. जैसे एग्जांपल के तौर पे एक बहुत बढ़िया एग्जांपल होता है. हाइड्रोजन को H2 बॉन्ड को सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड बोला गया. पूरे दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड कौन है? H2. सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कोवलेंट बॉन्ड. H2 जो बॉन्ड होता है ना, वो स्ट्रॉन्गेस्ट कोवलेंट बॉन्ड बोला जाता है. आपके मॉड्यूल में सवाल भी होगा. H2 जो होता है, इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट कोवलेंट बॉन्ड, दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट. अच्छा क्यों? व्हाई इट इज दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कोवलेंट बॉन्ड? स्मॉल साइज है. स्मॉल साइज है तो ओवरलैप बहुत अच्छा होगा. ओवरलैप अच्छा होगा तो तोड़ना मुश्किल हो जाएगा. तो स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड है. अब इतना स्ट्रॉन्ग कोवलेंट है, इसके बावजूद इसमें 2% आयनिक कैरेक्टर पाया जाता है. हर बॉन्ड में प्रूव कर रहा है कि हर बॉन्ड में कुछ ना कुछ होगा, भले 0.2% हो, 1% हो, 5% हो, कुछ ना कुछ हर जगह आयनिक कुछ ना कुछ हर. अब ये कोवलेंट बॉन्ड है, इसमें 98% कोवलेंट कैरेक्टर होता है. दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कोवलेंट बॉन्ड में भी आयनिक कैरेक्टर होता है H2 में. ठीक है. सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कोवलेंट के अंदर भी आयनिक बॉन्ड, इसमें आयनिक कैरेक्टर पाया जाता है. अब आपको यही समझना है कि यार कोवलेंट बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर आया कैसे. अब बस ये समझना है. हम अभी बोल रहे हैं कि आयनिक बॉन्ड में कोवलेंट कैरेक्टर निकालेंगे, लेकिन आयनिक बॉन्ड में आयनिक कैरेक्टर आना चाहिए था. कोवलेंट कैरेक्टर डेवलप कैसे हुआ, है ना? सवाल तो ये बनता है कि आयनिक बॉन्ड में तो आयनिक कैरेक्टर होना चाहिए था लॉजिकली, आयनिक बॉन्ड में कोवलेंट कैरेक्टर कैसे आया? हम निकाल रहे हैं, ऑर्डर आ जाएगा फाजान्स रूल से, शॉर्ट ट्रिक है, उससे आप आसानी से कैलकुलेशन कर लोगे. बट ये पहले लॉजिक समझना है कि एक आयनिक बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड ऑफ अट्रैक्शन ऑफ आयन से बनता है. एक प्लस चार्ज एक माइनस चार्ज दोनों का अट्रैक्शन से आयनिक बॉन्ड बनता है. तो इस आयनिक बॉन्ड बनने में कैसे कोवलेंट कैरेक्टर आएगा, हाउ ए कोवलेंट कैरेक्टर डेवलप्स, अब उसको समझते हैं. ये लिख लिया ना? जल्दी जल्दी जल्दी. फिर अपन लिखेंगे कि हाउ ए कोवलेंट कैरेक्टर डेवलप्स इन आयनिक बॉन्ड. और यही सारा कहानी है. बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है. तो इसको मीम लैंग्वेज में ऐसे बोला जाता है कि पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन गए तो थे आयनिक बनाने, लेकिन वो गले मिलके आ गए तो कोवलेंट कैरेक्टर आ जाता है. अभी गले कैसे मिले हैं वो मैं बताऊंगा अभी. तो गला मिलना कभी कभी हानिकारक हो जाता है. तो आयनिक बॉन्ड आयनिक होना चाहिए, कोवलेंट हो जाता है. आप लोग मीम देखते हो? अरे बाल में बच्चों ने केक लगा दिया यार, बर्थडे किसी और का, केक मुझे लग जाता है. और ये हर बार का होता है, इसलिए मैं जनरली बर्थडे पे गायब होता हूँ. केक लगाने से बाल अच्छा होता है, मेरे में नहीं होता है बस. केक में एग होता है और एग लगाने से बाल अच्छा होता है. केक में एग नहीं होता है. होता है, होता है. चलो लिख लो भाई, लिख लो. बातें बहुत करते हो तुम लोग यार, लिखो. हो गया?
ये साफ कैसे होगा वैसे? अच्छा, इसको उससे करना पड़ेगा, ड्राई क्लीनर वगैरह लगाना पड़ेगा तब जाके होगा, पानी से तो नहीं हो सकता। हो गया क्या? लिखो हाउ कोवलेंट कैरेक्टर डेवलप्स इन आयनिक बॉन्ड। तो दो आयंस थे बेचारे को आयनिक बॉन्ड बनाने गए थे, लेकिन गले मिल के आ गए और बेटा कोवलेंट कैरेक्टर बन गया वहां पे। हाउ कोवलेंट कैरेक्टर डेवलप्स इन आयोनिक बॉन्ड। पूरी यही कहानी है जो फजान रूल को एक्सप्लेन करता है, और पूरी कहानी 4 लाइन में समराइज्ड है, ध्यान से सुनना समझ आ जाएगा। हाउ कोवलेंट कैरेक्टर डेवलप्स इन आयनिक बॉन्ड। कोवलेंट कैरेक्टर कैसे बनता है, ध्यान देना। सबसे पहले सोचो आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है। बोर्ड पे देखो, एक केटाइन होगा और एक एनाइन होगा, और दोनों पास आएंगे, अट्रैक्शन होगा और बॉन्ड बनेगा। यही आयनिक बॉन्ड। केटाइन का साइज छोटा होता है, ये सब हमें पता है। केटाइन इज स्मॉल इन साइज, ये हमें पता होता है। केटाइन है और स्मॉल साइज होता है। वहीं पे अगर मैं एनाइन ले लूं तो एनाइन का साइज बड़ा हो जाता है क्या? तो मैंने ले लिया एनाइन और एनाइन का साइज दिखा दिया बड़ा। ये केटाइन है, पॉजिटिव चार्ज केटाइन में नहीं, एनाइन में नहीं होगा बेटा, ये एनाइन है, ठीक है ना। न्यूक्लियस तो केटाइन में भी होगा, एनाइन में भी होगा, तो वो पॉजिटिव चार्ज नहीं, वो न्यूक्लियस है। इसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ होगा इसलिए केटाइन है, इसमें गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ होगा इसलिए एनाइन है। अब ध्यान से सुनिए, केटाइन और एनाइन दोनों पास आएंगे ड्यू टू अट्रैक्शन। इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन करेगा, इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन करेगा, और दोनों पास आएंगे। क्लियर है? जब दोनों पास आते हैं अट्रैक्शन की वजह से बॉन्ड बनाने के लिए, क्या आपको दिखता है कि स्मॉल साइज वाले का जेड इफेक्टिव ज्यादा होता है? पढ़ा हुआ है हमने, जो स्मॉल साइज है उसका जेड इफेक्टिव ज्यादा है। क्यों? जेड इफेक्टिव क्या होता है? अंदर वाला न्यूक्लियस का बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन। तो अगर साइज छोटा है तो अंदर वाले न्यूक्लियस और बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पास है, तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा। और अगर साइज बड़ा हो गया तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन दूर हो गया तो अट्रैक्शन कम हो गया, तो जेड इफेक्टिव कम हो गया। स्मॉल साइज वाले का जेड इफेक्टिव ज्यादा होता है। ध्यान से देखिएगा, ये जो केटाइन है, केटाइन में स्मॉल साइज है और स्मॉल साइज में जेड इफेक्टिव बढ़ गया। इसका रीजन भी लिख लो कि न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन आर क्लोजर। जेड इफेक्टिव क्यों बढ़ गया? क्योंकि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन क्या है? पास है। स्मॉल साइज है, पास है तो अट्रैक्शन करेगा, और न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन ही जेड इफेक्टिव होता है। क्लियर है? तो स्मॉल साइज है, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन पास है, अट्रैक्शन करेगा, और न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन ही जेड इफेक्टिव होता है। तो इसका जेड इफेक्टिव ज्यादा है। केटाइन है, जेड इफेक्टिव ज्यादा। एनाइन है, जेड इफेक्टिव कम। अभी आयनिक बॉन्ड बन रहा होगा, एक तरफ से केटाइन आ रहा है, एक तरफ से एनाइन आ रहा है, एक तरफ से केटाइन, एक तरफ से एनाइन, धीरे धीरे पास आ रहे। अब जो केटाइन है उसका जेड इफेक्टिव ज्यादा है। तो जेड इफेक्टिव क्या करता है? देखो, ये अपने इलेक्ट्रॉन को तो खींचता ही है जेड इफेक्टिव से, ये सामने वाले के इलेक्ट्रॉन को भी खींचना स्टार्ट कर देता है। फिर से ध्यान दीजिएगा, केटाइन है, एनाइन है, ये आपके पास केटाइन है और ये आपके पास बेटा बड़ा साइज यानी कि एनाइन है। तो केटाइन का जेड इफेक्टिव कम होता है, क्योंकि जेड इफेक्टिव होता क्या है? इस न्यूक्लियस का बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन, यही जेड इफेक्टिव है। अब देखो, साइज छोटा है तो ये दोनों पास है, अट्रैक्शन ज्यादा है, इसका मतलब जेड इफेक्टिव ज्यादा है। यही तो अट्रैक्शन, ही तो जेड इफेक्टिव। और एनाइन में मुझे बताओ, क्या ये दूरियां बढ़ गई तो क्या अट्रैक्शन कम हो गया? अट्रैक्शन कम हो गया तो यही तो जेड इफेक्टिव कम हो गया। अब ध्यान देना, इस जेड इफेक्टिव कम हो गया, भूल जाओ इसको थोड़ी देर के लिए, जेड इफेक्टिव कम हो गया। केटाइन का जेड इफेक्टिव ज्यादा है, ये हमें पता है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन तो खींचता ही है, सामने वाले का इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी अपनी तरफ खींच लेगा, अट्रैक्ट कर लेता है। जेड, ये जो केटाइन है, गया था बॉन्ड बनाने बट गले मिल के आ गया, मतलब गया था ये आयनिक बॉन्ड बनाने, लेकिन सामने वाले का इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी खींच के लेके आ गया। रीजन क्यों सामने वाले के इलेक्ट्रॉन क्लाउड खींच रहा है? जेड इफेक्टिव ज्यादा है। जेड इफेक्टिव मतलब अट्रैक्शन, न्यूक्लियस
ज्यादा अट्रैक्ट कर पा रहा है। जेड इफेक्टिव ज्यादा का मतलब न्यूक्लियस ज्यादा खींच पा रहा है, तो ये अपना तो अट्रैक्ट कर ही रहा है, सामने वाले का भी इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। अब होता क्या है इससे, सामने वाले का इलेक्ट्रॉन जब खींचता है, अब मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि नहीं, आपको पता है कि नहीं, ध्यान से देखिएगा। एक प्लैंक करके साइंटिस्ट हुए थे, मैक्स प्लैंक, आप पढ़ोगे, डी ब्रॉगली और प्लैंक, ये सब पढ़ना है आपको। तो उन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर होता है, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे वेव की तरह रहता है ना। किसमें mvr इक्वल टू NH/2 किसमें आता है, डी ब्रॉगली में, डी ब्रॉगली में आता है। तो डी ब्रॉगली ने बोला था mvr इक्वल टू NH/2, अरे तुम्हारे उसमें भी है यार, एटॉमिक में, फिजिक्स में तो आता ही आता है, इसमें भी आता है, mvr इक्वल टू NH/2। बोर के अंदर प्लैंक ने बोला था, डी ब्रॉगली ने बोला था, खैर छोड़िए। तो इन्होंने ये बोला था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव नेचर का होता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव नेचर का होता है, तो इसका भी इलेक्ट्रॉन वेव नेचर का होगा। तो ये क्या करता है, जेड इफेक्टिव ज्यादा होने की वजह से इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड मतलब ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन अपना क्लाउड बनाकर रहता है। आपको दिखता है इलेक्ट्रॉन ऐसा है ना, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जब भी आप माइक्रोस्कोप से देखोगे ना, इलेक्ट्रॉन ऐसा क्लाउड बनाकर रहता है। अब आप एक आपको पढ़ना भी है ना, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, उसमें आप इलेक्ट्रॉन के पोजीशन को आप एरर के साथ फाइंड कर सकते हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फिक्स नहीं होती है, इलेक्ट्रॉन कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना के रहता है। तो यहां भी क्या है, इलेक्ट्रॉन यहां पे बेटा क्लाउड बना के रहता है, इलेक्ट्रॉन यहां पे इसका क्लाउड बना के रहता है, यहां पे इलेक्ट्रॉन होगा कुछ कुछ क्लाउड बना के रहता है, ठीक है। तो जेड इफेक्टिव ज्यादा होने की वजह से सामने वाले के इलेक्ट्रॉन क्लाउड अपनी तरफ खींच लेगा, तो सामने वाले का इलेक्ट्रॉन क्लाउड बेटा इधर की तरफ खींचा चला है, थोड़ा सा स्ट्रेच हो गया। इसको बोलते हैं डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। डिस्टॉर्ट का मतलब शेप बदल जाना, पहले क्या सर्कुलर शेप में था, अब क्या वो थोड़ा सा ओवल हो गया है, तो डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो गया। किसने किया, के टाइम में, क्यों किया, जेड इफेक्टिव ज्यादा की वजह से। जेड इफेक्टिव ज्यादा था तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो अपना इलेक्ट्रॉन तो खींच ही रहे, सामने वाले का भी खींच लिया, सामने वाले के इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी अट्रैक्ट कर लिया। इसको कहते हैं डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। अब देखो ध्यान से, एनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड के टाइम से शेयर होना स्टार्ट हो गया, अट्रैक्शन किया इसने, तो एनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या केटाइन में शेयर होना स्टार्ट हो गया, वो केटाइन के ऊपर ओवरलैप हो रहा है, तो शेयरिंग हो गया, ओवरलैप हो गया, मतलब कोवलेंट कैरेक्टर आ गया। समझ में आया, एक बार वापस देखो, देखो अब इस बात को थोड़ा बार बार समझाना कि गया था वो आयनिक बॉन्ड बनाने, गले में लेके आ गया। ध्यान से देखो, ये पहले जा रहा है क्या, इसका अट्रैक्शन दोनों को पास बुला रहा है आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए, लेकिन जो केटाइन है स्मॉल साइज होने की वजह से जेड इफेक्टिव बढ़ गया। जेड इफेक्टिव बढ़ गया मतलब सामने वाले का इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी खींच लेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड पे तो अट्रैक्ट कर ही रहा है, सामने वाले का इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी डिस्टॉर्ट कर लिया, सामने वाले का इलेक्ट्रॉन क्लाउड भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। अब सामने वाले के इलेक्ट्रॉन क्लाउड इससे ओवरलैप होना स्टार्ट हो गया क्या, सामने वाले के इलेक्ट्रॉन क्लाउड शेयर होना स्टार्ट हो गया क्या, तो शेयर हो गया, ओवरलैप हो गया, यानी कि कोवलेंट कैरेक्टर आ गया। देयरफॉर हर को आयनिक बॉन्ड में कोवलेंट कैरेक्टर होगा, क्योंकि हर आयनिक बॉन्ड में प्लस माइनस अट्रैक्ट होगा, हर आयनिक बॉन्ड में इसका जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा, हर आयनिक बॉन्ड में इसका जेड इफेक्टिव कम होगा, तो ये खींचेगा और ये अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टॉर्ट कर देगा। बात समझ में आया, दिस इज सिंपली जेड इफेक्टिव, दिस इज सिंपली हाउ कोवलेंट कैरेक्टर डेवलप्स इन आयनिक बॉन्ड। कैसे कोवलेंट कैरेक्टर आयनिक बॉन्ड में डेवलप हो गया, ये वो सिंपल तरीका है। अब इसी को बेटा थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू में लिखना होता है, अभी आपने समझ लिया, अब इसको थ्योरी में लिखो। इन आयोनिक बॉन्ड, एक एक लाइन पे लिखेंगे, इन आयोनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड में होता क्या है, केटाइन और एनायन अप्रोच करता है। इन आयोनिक बॉन्ड केटाइन एंड अनायन अप्रोचेस ईच अदर। आयोनिक बॉन्ड में केटाइन और एनायन एक दूसरे को अप्रोच करते हैं, केटाइन एंड अप्रोचेस ईच अदर टू फॉर्म, केटाइन एंड अप्रोचेस ईच अदर। आयनिक बॉन्ड के अंदर केटाइन और एनायन एक दूसरे की तरफ अप्रोच करेंगे बॉन्ड बनाने के लिए, लेकिन हमें पता है केटाइन हैज हायर जेड इफेक्टिव, हमें पता है केटाइन के पास जेड इफेक्टिव ज्यादा होता है, केटाइन हैज हायर जेड इफेक्टिव।
केटाइन का जेड इफेक्टिव ज्यादा होता है, और केटाइन का जेड इफेक्टिव ज्यादा है तो केटाइन क्या करता है, डिस्टॉर्ट्स। डिस्टॉर्ट का मतलब शेप चेंज कर देना, डिस्टॉर्ट्स इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन। केटाइन डिस्टॉर्ट्स इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन। अच्छा, जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन डिस्टॉर्ट हो गया, उसका साइज चेंज हो गया, उसका साइज बदल गया, पहले सर्कुलर था अब साइज ओवल हो गया, तो केटाइन डिस्टॉर्ट्स इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन ड्यू टू विच, ड्यू टू डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड का शेप चेंज हुआ है, ड्यू टू डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, शेयरिंग स्लैश ओवरलैप ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड टेक्स प्लेस। शेयरिंग स्लैश ओवरलैप ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड हैपेंस। इलेक्ट्रॉन क्लाउड का शेयरिंग या फिर इलेक्ट्रॉन क्लाउड का शेयरिंग या फिर ओवरलैप होना स्टार्ट हो जाता है, एंड कोवलेंट कैरेक्टर डेवलप्स। जब शेयरिंग हो गया, जब ओवरलैप हो गया, तो आयनिक बॉन्ड में कोवलेंट कैरेक्टर आ गया। अब यहां पे दो चीजें जल्दी से फटाफट से लिखो, इसको डायग्रामेटिकली समझो। पहले लिखो फिर डायग्राम बनाओ, फिर दो टर्मिनोलॉजी है। ये है आपके पास केटायन, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के पास छोटा सा केटायन, लिखेंगे यहां पे स्मॉल केटायन। स्मॉल केटायन होने से हाई स्मॉल केटायन, फिर यहां पे लिखो लार्ज एनायन। स्मॉल केटायन के बाद फिर लिखो आप लार्ज एनायन। स्मॉल केटायन हो गया है, फिर क्या लिखोगे, लार्ज एनायन हो गया है। एंड स्मॉल केटायन के बाद लार्ज एनायन हो गया है। अगले स्टेप में क्या होगा, स्मॉल केटायन का जेड इफेक्टिव इज लेस, हाई। स्मॉल केटायन जेड इफेक्टिव इज हाई, और जेड इफेक्टिव हाई होने की वजह से, जेड इफेक्टिव हाई होने की वजह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड उसका डिस्टॉर्ट हो जाएगा। ये एनायन है, एनायन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टॉर्ट हो जाएगा। स्मॉल केटायन जेड इफेक्टिव हाई, जिसकी वजह से डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जैसे ही ओवरलैप हुआ, जैसी शेयरिंग हो गई, कोवलेंट कैरेक्टर आ गया। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। चलो, अब इसमें दो टर्मिनोलॉजी आती है, एक आता है पोलराइजिंग पावर ऑफ केटायन और दूसरा होता है पोलराइजेशन ऑफ एनायन। एक होता है पोलराइजिंग पावर और दूसरा होता है पोलराइजेशन। पोलराइजिंग पावर और दूसरा होता है पोलराइजेशन। आपका वो चालू हो गया था, आपका ऐप चालू हुआ था, नहीं हुआ था, हुआ होगा। मेरे पास मैसेज आ गया कि आपका हो गया ऐप, फिर भी करके देख लेना। चलो, स्मॉल केटायन लार्ज एनायन। लिखो पोलराइजिंग पावर ऑफ केटायन, पहले समझ लो फिर पोलराइजिंग पावर को लिखते हैं। देखोगे ध्यान से, इस एनायन में क्या हुआ, इस एनायन में अगर आप थ्योरेटिकली देख रहे हो तो एक चीज हुआ है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड केटायन की तरफ झुक गया, इलेक्ट्रॉन क्लाउड केटायन की तरफ शिफ्ट हो गया, यही हुआ है। तो अगर इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर आ गया तो सारा माइनस चार्ज इधर आ गया होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर आ गया तो सारा माइनस चार्ज इधर आ गया, और जब सारा माइनस आया तो सारा प्लस इधर भाग जाएगा, सारा प्लस चार्ज इसकी तरफ चला जाएगा। तो क्या पोलराइजेशन इसी को तो बोलते हैं। पोलराइज हो गया मतलब उसमें चार्ज डेवलप हो गया, यानी कि माइनस और प्लस आ गया। तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टॉर्शन यानी कि पोलराइजेशन। इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक तरफ खींच लिया यानी कि माइनस एक तरफ खींच लिया, दूसरी साइड प्लस चला गया।
माइनस और प्लस अलग अलग चलेगा तो इसी को तो पोलराइजेशन कहते हैं। अच्छा, तो यहां पे लिखोगे डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड में इसी को बेटा पोलराइजेशन, पोलराइजेशन ऑफ एनायन, एनायन का पोलराइजेशन हो जाता है। डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड का मतलब पोलराइजेशन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अगर एक साइड शिफ्ट हुआ तो केटाइन दूसरी साइड शिफ्ट हो जाएगा प्लस, तो माइनस एक साइड प्लस एक साइड पोलराइज हो गया। पोलराइज का मतलब हो गया चार्ज डेवलप होना। पहले से तो ये न्यूट्रल था, न्यूट्रल मतलब माइनस चार्ज था बट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड था, तो माइनस चार्ज अभी इधर ज्यादा आ गया, उधर प्लस चला गया। अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन, जब भी अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है पोलराइज हो जाता है। अच्छा, अब देखो ध्यान से, केटाइन ने कुल मिला के किया क्या, ध्यान से बोर्ड पे, केटाइन ने किया क्या, तो केटाइन ने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचा। इलेक्ट्रॉन क्लाउड जब अपनी तरफ खींचा तो पोलराइज हो गया, माइनस प्लस अलग हो गया। तो बेसिकली केटाइन ने क्या किया है, पोलराइजेशन ऑफ एनाइन कर दिया है। केटाइन ने इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनाइन को अपनी तरफ खींच लिया, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर आ गया तो माइनस इधर आ गया, तो प्लस उधर पहुंच गया, तो क्या पोलराइज हो गया क्या। तो केटाइन का काम है एनाइन को पोलराइज करना, केटाइन का काम है एनाइन को पोलराइज करना। तो व्हाट इज पोलराइजेशन ऑफ केटाइन, व्हाट इज polarizing power of cation? The power of cation to distort electron cloud of anion या polarize anion, this is known as polarizing power of cation. अब ध्यान दो, बहुत सारे केटाइन होंगे, सबसे ज्यादा पोलराइज कौन करेगा, जिसका सबसे ज्यादा जेड इफेक्टिव हो। जैसे मान लो मैं पूछता हूं आपके पास लिथियम और फिर बेरिलियम, बोरोन और लिथियम और बेरिलियम, लिथियम और बेरिलियम में लिथियम 3 बेरिलियम 4, लेफ्ट से राइट जाने पे जेड इफेक्टिव बढ़ता है, तो बेरिलियम का जेड इफेक्टिव बढ़ गया, तो इसका जेड इफेक्टिव ज्यादा, तो क्या वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज्यादा खींचेगा, क्या पोलराइजेशन ज्यादा करेगा। यही होता है पोलराइजिंग पावर ऑफ केटाइन। पोलराइजिंग पावर ऑफ केटाइन का मतलब है द पावर ऑफ केटाइन टू डिस्टॉर्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनाइन, या फिर दूसरे वर्ड्स में द पावर ऑफ केटाइन टू पोलराइज एनाइन, दिस इज नोन एज पोलराइजिंग पावर ऑफ केटाइन। अच्छा, एक बात बताओ, पावर किस पे डिपेंड कर रहा है, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ही ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, और जितना छोटा साइज होगा उतना ही ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। बात समझ में आया। केटाइन कब ज्यादा इसको खींच पाएगा, एक तो चार्ज ज्यादा हो, प्लस चार्ज जितना ज्यादा होगा उतना ही माइनस को अपनी तरफ खींचेगा, और जितना छोटा साइज हो, छोटा साइज होगा तो जेड इफेक्टिव बढ़ गया ना, तो छोटा साइज हो गया तो इसका जेड इफेक्टिव बढ़ गया, उतना ही खींचेगा। इसीलिए लिखा जाता है पोलराइजिंग पावर ऑफ केटाइन दो चीजों पर डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। क्योंकि चार्ज ज्यादा तो पोलराइजेशन ज्यादा, साइज छोटा तब भी पोलराइजेशन ज्यादा, क्योंकि चार्ज ज्यादा होने पर भी जेड इफेक्टिव ज्यादा हो रहा है और साइज छोटा होने पर भी जेड इफेक्टिव ज्यादा हो रहा है। कुल मिला के ये कह दूं, जेड इफेक्टिव ज्यादा, पोलराइजेशन ज्यादा, पोलराइजिंग पावर ज्यादा। बेसिकली लिखो अगले उसमें, पोलराइजिंग पावर ऑफ केटाइन, पोलराइजिंग पावर ऑफ केटाइन। पोलराइजिंग पावर होता ही केटाइन का है, पोलराइजिंग पावर ऑफ केटाइन, द पावर ऑफ केटाइन, द पावर ऑफ केटाइन टू डिस्टॉर्ट, द पावर ऑफ केटाइन टू डिस्टॉर्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनाइन, एनाइन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट करना, या फिर द पावर ऑफ केटाइन टू पोलराइज एनाइन, एनाइन को पोलराइज करने की पावर। तो पोलराइज ज्यादा कब करेगा, आप लोग से पूछूंगा, पोलराइज ज्यादा कब करेगा, जेड इफेक्टिव ज्यादा या कम। जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टॉर्ट करेगा, उतना ही ज्यादा पोलराइज करेगा। तो पोलराइजिंग पावर ऑफ केटाइन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। लिख दो, ज्यादा जेड इफेक्टिव ज्यादा पोलराइजिंग पावर। अच्छा, जेड इफेक्टिव क्या है, अट्रैक्शन। जेड इफेक्टिव मींस अट्रैक्शन। तो जेड इफेक्टिव कब ज्यादा होगा, जब चार्ज ऑफ केटाइन ज्यादा हो, तभी तो अट्रैक्शन ज्यादा होगा, चार्ज ऑफ केटाइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अच्छा, साइज छोटा हो या बड़ा हो, छोटा हो, जितना साइज छोटा होगा न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन पास पास आ गए तो अट्रैक्शन होगा। तो चार्ज ऑफ केटाइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, साइज ऑफ एनायन के डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल।
तो पोलराइजिंग पावर या पोलराइज पावर लिखो, कुछ भी लिखो, पोलराइजिंग पावर। साइज ऑफ केटाइन, चार्ज ऑफ केटाइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, साइज ऑफ केटाइन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जल्दी लिखो, चार्ज ऑफ केटाइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, साइज ऑफ केटाइन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, दिस इज पोलराइजिंग पावर। लिखो, पोलराइजिंग पावर किसका ज्यादा होगा? पोलराइजिंग पावर किसका ज्यादा होगा? चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा या नहीं होगा? तो क्या सब इसमें डोमिनेटिंग फैक्टर इज चार्ज, चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। यहां चार्ज सेम है तो साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यहां पे भी चार्ज सेम है तो साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यहां पे बताओ लास्ट वाले क्वेश्चन, चार्ज सेम है, साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर दूं, साइज एक्सेप्शनल ऑर्डर है इसका। बोरोन फैमिली का साइज लैंथेनाइड और उसमें ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन दोनों लगता है। तो मैंने बताया था अगर साइज का ऑर्डर याद करना है, बोरोन का सबसे छोटा होता है, फिर गैलियम हो जाता है, फिर एल्युमिनियम हो जाता है, फिर इंडियम होता है और फिर थैलियम होता है। यही साइज ऑर्डर होता है। तो इसी का साइज ऑर्डर कर दो। साइज ऑर्डर में क्या हो जाए, साइज का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इन तीनों में थैलियम सबसे छोटा है, थैलियम यहां है ही नहीं। इंडियम सबसे छोटा है तो इंडियम का ज्यादा हो जाएगा, In+3 का ज्यादा हो जाएगा, फिर एल्युमिनियम+3 का आ जाएगा और फिर गैलियम। साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये होता है आपका साइज ऑर्डर। और साइज का इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर देंगे तो जेड इफेक्टिव का ऑर्डर, और जेड इफेक्टिव ही आपका क्या है, पोलराइजिंग पावर। साइज ऑर्डर लिखो, उसका उल्टा कर दो, पोलराइजिंग पावर आ जाएगा। क्या ऑर्डर होता हो गया? साइज सही है ना, साइज का सही है, इसका उल्टा करना पड़ेगा। साइज ऑर्डर का उल्टा होता है, बोरोन फैमिली का साइज सही है ना, ये कह रहे हो क्या तुम? ये साइज ऑर्डर है, हमने क्या ये दूसरा लिखा था, कोई बात नहीं। इंडियम इसमें कहां है, सबसे बड़ा है ना, तो इसका छोटा हो जाएगा क्या? और देखो यहां पे गैलियम एल्युमिनियम में गैलियम सबसे छोटा साइज है तो इसका जेड इफेक्टिव यानी कि पोलराइजिंग पावर बढ़ जाएगा, और फिर एल्युमिनियम। यही है। चार्ज ऑफ केटाइन और साइज ऑफ केटाइन, चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बस अब एक दूसरा टर्म यहां से राइज होता है, दैट इज पोलराइजेशन। एक बात बताओ, केटाइन ने तो पोलराइज किया, पोलराइज हुआ कौन? एनाइन। तो पोलराइजिंग पावर किसका आएगा? केटाइन, क्योंकि केटाइन ही पावर से अपने पोलराइज कर रहा है। दूसरा टर्म आ रहा है पोलराइजेशन ऑफ एनाइन, एनाइन में तो पोलराइज हुआ है। अब लिखेंगे नेक्स्ट पोलराइजेशन ऑफ एनाइन। अब पहले इसको समझ लो, पीछे वाले स्लाइड पे, क्या ये एनाइन ही तो पोलराइज हो रहा है? एनाइन ही तो पोलराइज हो रहा है,
यानी कि एनाइन ही तो अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक तरफ शिफ्ट कर दिया और इधर प्लस आ गया। अब ध्यान देना, पोलराइजेशन ऑफ एनाइन क्या है? द पावर ऑफ एनाइन टू डिस्टॉर्ट इट्स ओन इलेक्ट्रॉन क्लाउड। फिर से देखिएगा, द पावर ऑफ एनाइन टू शिफ्ट इट्स ओन इलेक्ट्रॉन क्लाउड टुवर्ड्स केटाइन। यही तो पोलराइजेशन हो गया। पोलराइजेशन हो कैसे रहा है? इलेक्ट्रॉन क्लाउड को केटाइन को दे दिया, इलेक्ट्रॉन क्लाउड केटाइन की तरफ शिफ्ट कर दो, यही तो पोलराइजेशन हो जाएगा। तो व्हाट इज पोलराइजेशन ऑफ एनाइन? Polarization of anion is the power of anion to shift its own electron cloud towards cation। यही है, अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड केटाइन की तरफ भेज देना, अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड केटाइन की तरफ शिफ्ट कर देना, यही तो पोलराइजेशन है। अब ध्यान से देखना, जितना ज्यादा चार्ज होगा एनाइन का, क्या उतना ही अट्रैक्शन होगा? भाई मोर चार्ज मोर इलेक्ट्रॉन क्लाउड। -1 का इलेक्ट्रॉन क्लाउड छोटा, -2 का इलेक्ट्रॉन क्लाउड बड़ा, -3 का इलेक्ट्रॉन क्लाउड और बढ़ गया, -4 और इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ गया। -1 का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, -2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, -3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन आ गए, -4 में और इलेक्ट्रॉन आ गए। तो जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, और ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा तो ज्यादा शिफ्टिंग होगी। तो क्या मैं लिख सकता हूं, इसका पोलराइजेशन इसके चार्ज पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मोर द चार्ज मोर द इलेक्ट्रॉन क्लाउड मोर विल बी शिफ्टिंग। बोलो समझ में आया? अब दूसरा सुनो, इसका साइज छोटा होना चाहिए बड़ा होना चाहिए? अगर साइज छोटा होगा ये न्यूक्लियस ही अट्रैक्ट करके रख लेगा, इसको डोनेट नहीं करने देगा। लेकिन अगर साइज बड़ा है तो न्यूक्लियस से दूर हो गया, न्यूक्लियस से दूर हो गया तो आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट हो जाएगा। तो साइज छोटा है तो न्यूक्लियस से खींच लेगा, वो डोनेट करने नहीं देगा। लेकिन अगर साइज बड़ा है तो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन दूर हो गया, बाहरी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर हो गया, अब बाहरी इलेक्ट्रॉन आसानी से अट्रैक्ट हो सकता है। ठीक बात है? तो लिखो पोलराइजेशन ऑफ एनाइन। पोलराइजिंग पावर के बाद नेक्स्ट इज पोलराइजेशन ऑफ एनाइन। क्या क्या हो गया? टाइम तो बेटा होता रहता है। पोलराइजेशन ऑफ एनाइन, पोलराइजेशन ऑफ एनाइन, द पावर ऑफ एनाइन, पावर ऑफ एनाइन। पोलराइजिंग पावर किसका होगा? केटाइन का। पोलराइजेशन किसका होगा? एनाइन का। पावर ऑफ एनाइन टू शिफ्ट इट्स ओन इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये अपने खुद के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, तो शिफ्ट इट्स ओन इलेक्ट्रॉन क्लाउड टुवर्ड्स केटाइन, केटाइन की तरफ अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड बेचारा ये झुका लेता है, शिफ्ट कर लेता है। इसी को क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन। और पोलराइजेशन, पोलराइजेशन किस पे डिपेंड करेगा? जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा उतना ही ज्यादा शिफ्टिंग होगी। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ एनाइन। मोर द चार्ज मोर विल इलेक्ट्रॉन क्लाउड मोर विल बी शिफ्टिंग। लेकिन ध्यान से, साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल? डायरेक्टली। छोटा साइज होगा तो न्यूक्लियस उसको शिफ्ट करने नहीं देगा, न्यूक्लियस अपनी तरफ खींच लेगा। लेकिन बड़ा साइज है तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन दूर दूर हो गया, अब आसानी से शिफ्ट कर पाएगा वो। तो लिखो यहां पे, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एनाइन। जितना ज्यादा साइज होगा, न्यूक्लियस से दूर हो गया, अब न्यूक्लियस से दूर हो गया तो आसानी से बेचारा वो डिस्टॉर्ट कर पा रहा है। तो यही बोला गया था, केटाइन गया तो था आयनिक बॉन्ड बनाने, ओवरलैप करा के आ गया, गले मिल के आ गया, इसी को कहते हैं पजांस रूल। पोलराइजेशन ऑफ एनाइन, चार्ज ऑफ एनाइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, साइज ऑफ एनाइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इसमें भी चार्ज डोमिनेटिंग फैक्टर है। F minus O minus 2 N minus 2 O minus 2 S minus 2
चलो क्वेश्चन में देखो, ये आपके सामने पोलराइजेशन किसका ज्यादा होगा ये बता दो। चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहां पे चार्ज सेम है तो साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहां पे भी चार्ज सेम है तो साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। 3 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, ज्यादा साइज है 4 ऑक्सीजन में। 2 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन मोर साइज। चार्ज सेम है तो साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ज्यादा ऑक्सीजन ज्यादा बड़ा साइज, कम ऑक्सीजन कम बड़ा साइज। कम ऑक्सीजन है छोटा सरफेस एरिया है, ज्यादा ऑक्सीजन है बड़ा सरफेस एरिया हो गया, साइज बढ़ गया। अब पोलराइजिंग पावर आपने पढ़ा और फिर आपने पोलराइजेशन पढ़ा। एक ध्यान दो, एक कीटाइन है जिसका पोलराइजिंग पावर भी बहुत हाई है, मतलब वो एनाइन को बहुत अच्छे से अपनी तरफ खींच रहा है, और एक एनाइन है जो बहुत अच्छे से डोनेट भी कर रहा है अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड, तो सबसे ज्यादा कोवलेंट कैरेक्टर बनेगा। पोलराइजिंग पावर भी हाई हो, पोलराइजेशन भी हाई हो, तो बहुत अच्छा से ओवरलैप होगा, बहुत अच्छा से शेयरिंग होगा और बहुत अच्छा कोवलेंट कैरेक्टर बनेगा। तो फजांस रूल अब आता है, हाई पोलराइजिंग पावर एंड हाई पोलराइजेशन, ये दोनों जब मिल गए, दिस इज हाई कोवलेंट कैरेक्टर। इसका मतलब ऐसा केटाइन लो जिसका चार्ज ज्यादा साइज कम, और ऐसा एनाइन लो जिसका चार्ज भी ज्यादा साइज भी ज्यादा। तो चार्ज ज्यादा साइज कम केटाइन में क्या पोलराइजिंग पावर बढ़ गया, चार्ज ज्यादा साइज ज्यादा एनाइन में क्या पोलराइजेशन बढ़ गया। अगर दोनों बढ़ गया तो कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ गया, अगर दोनों बढ़ गया तो कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ गया। एक और बात ध्यान से रखना, अगर मैं केटाइन की बात कर रहा हूं, केटाइन स्मॉल होना चाहिए लार्ज होना चाहिए। स्मॉल। केटाइन के लिए क्या क्या चीज है, स्मॉल साइज और हाई चार्ज। लेकिन एक बात बताओ, ये दोनों बात एक ही नहीं है भाई। केटाइन का चार्ज ज्यादा है इसका मतलब छोटा साइज है, पढ़ते तो हैं। केटाइन का साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज। जितना ज्यादा चार्ज उतना ही छोटा साइज, केटाइन में यही पढ़ते हैं। हायर द चार्ज ऑफ केटाइन स्मॉलर द साइज ऑफ केटाइन। तो मैं ये बोलूं बात एक ही है, इसको मिटा दो। आज के वो डेफिनेशन के लिए आपने पढ़ लिया, अच्छा किया, बट इसको देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि चार्ज ज्यादा है इसका मतलब केटाइन छोटा है। अच्छा, एनाइन कैसा होना चाहिए भाई, चार्ज ज्यादा और साइज भी ज्यादा, और एनाइन में होता भी वही है भाई। एनाइन का साइज हम देखते हैं ना, मोर द चार्ज मोर द साइज। तो मैं अगर लिखूं एनाइन में लार्ज साइज, एनाइन में मैं लार्ज साइज लिखूं या हाई चार्ज लिखूं, बात एक ही है, तो मैं इसको मिटा दूं। कुल मिला के आप देखो तो 2 वर्ड्स में जाके खत्म हो जाता है फजांस रूल। केटाइन को छोटा होना पड़ेगा स्मॉल केटाइन, और एनाइन को बड़ा होना पड़ेगा लार्ज एनाइन, खत्म। अगर केटाइन छोटा है पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा, अगर एनाइन बड़ा है तो पोलराइजेशन ज्यादा होगा, और दोनों अगर हैं तो कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। तो बस लास्ट में निकलता है बस SCLA, दिस इज फजांस रूल। स्मॉल केटाइन एंड लार्ज एनाइन। स्मॉल केटाइन का मतलब अपने आप हो गया साइज छोटा, लार्ज एनाइन का मतलब अपने आप हो गया चार्ज ज्यादा। तो स्मॉल केटाइन लार्ज एनाइन। अभी लिखो पहले फजांस रूल, फिर समझाता हूं, पूरा ट्रिक लिखा था। लिखो फजांस रूल, लिखो बेटा। बेटा आप लोग एक लाइफ में ना रूल बना लो, काम आधा कभी नहीं छोड़ना चाहिए, है ना। आधा काम वाले बड़े दिक्कतों में रहते हैं। लिखो भाई फजांस रूल। फजांस रूल में कहा जाता है हाई पोलराइजिंग पावर हो जाए, अगर केटाइन ज्यादा अच्छे से पोलराइज करे, हाई पोलराइजिंग पावर, केटाइन ज्यादा पोलराइज करे मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींच पाए, हाई पोलराइजिंग पावर ऑफ केटाइन एंड हाई पोलराइजिंग पावर ऑफ केटाइन एंड हाई पोलराइजेशन ऑफ एनाइन, हाई पोलराइजेशन ऑफ एनाइन, हाई पोलराइजेशन। केटाइन का पोलराइजिंग पावर ज्यादा होना चाहिए, एनाइन का पोलराइजेशन ज्यादा होना चाहिए। हाई पोलराइजिंग पावर एंड हाई पोलराइजेशन। अच्छा, अगर पोलराइजिंग पावर हाई का मतलब क्या होता है बेटा, क्या स्मॉल केटाइन होना चाहिए, और स्मॉल केटाइन के साथ साथ हाई चार्ज ऑफ केटाइन होना चाहिए, तभी तो पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा। अच्छा, हाई पोलराइजेशन का मतलब क्या होता है, लार्ज एनाइन होना चाहिए
और लार्ज एनायन तो तभी होगा जब इसमें चार्ज ज्यादा होगा, यानी कि हाई चार्ज ऑफ एनायन। हाई पोलराइजिंग पावर एंड हाई पोलराइजेशन, दिस मीन्स अगर दोनों ही ज्यादा है तो क्या कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा है? मोर कोवलेंट कैरेक्टर। हाई पोलराइजिंग पावर एंड हाई पोलराइजेशन, मोर कोवलेंट कैरेक्टर, यही फजांस रूल है। इन दोनों का सीधा मतलब आता है आपके पास स्मॉल केटाइन। दोनों देखने की जरूरत नहीं है, सीधा देखो स्मॉल केटाइन, और दोनों देखो बेटा यहां पे लार्ज एनाइन। बेटा मेरे पास ना 4-5 मोबाइल रखी हुई है पुराने साल वाले बच्चों के, छठा नहीं रखना चाहता मैं। स्मॉल केटाइन लार्ज एनाइन, तो अगर आपके पास कोई पूछे व्हाट इज फजांस रूल तो आपको बोलना है SCLA। स्मॉल केटाइन होना चाहिए और लार्ज एनाइन होना चाहिए, मोर कोवलेंट कैरेक्टर। स्मॉल केटाइन होना चाहिए एंड लार्ज एनाइन होना चाहिए। बेटा टीबी की दवाएं हैं मार्केट में, स्मॉल केटाइन और लार्ज एनाइन, मोर कोवलेंट कैरेक्टर। यही फजांस रूल है बस। अब पूरे फजांस रूल को अगर आप समराइज करो, हर फजांस रूल का क्वेश्चन बस इस डब्बे से बन सकता है, हर फजांस रूल का क्वेश्चन। अगर कोई पूछे हाई पोलराइजिंग पावर, वो भी हमें डब्बे में बंद है, हाई पोलराइजेशन वो भी डब्बे में बंद है, और पूरा फजांस रूल बस यही है। तो जब वन शॉट होता है बेटा, तो फजांस रूल में बेटा बस इतना बताया जाता है, बाकी अंडरस्टूड होता है, तो आपको आता होगा। खैर अभी तो वो फिर आएंगे वो दिन, बड़ी खराब दिन होते हैं यार वो, मार्च से लेके मई तक वन शॉट। टीचर को भी पता है अच्छा नहीं पढ़ा रहे हम, इससे सिलेक्शन नहीं होना है, बच्चों को भी पता है कहीं ना कहीं कि यार इससे उतना अच्छा सिलेक्शन तो नहीं होगा। पढ़ते दोनों है, पढ़ाने वाला भी कर रहा है, पढ़ने वाला भी कर रहा है, और सबसे ज्यादा व्यूज और वॉच वही है भाई। बाकी अब डिटेल में पढ़ो तो पढ़ने थोड़ी आता है। चलो सबको शॉर्टकट चाहिए, सबको नीट इन 30 सेकंड चाहिए, वो है नहीं भाई, वो संभव नहीं है मतलब। चलो भाई फजांस रूल हो गया, अब इसके क्वेश्चन कल करेंगे। अब 4:15 से क्लास होती है यार।